कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं, या अगर हमें बीएससी के बाद एकदम से किसी जॉब में लगना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेटली आप किसी ना किसी अच्छी पोजीशन पे ज़रूर पहुंचोगे। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर है उस स्ट्रीम में डिग्री नहीं की है। इस साल में आपके 2 सेमेस्टर पाए जाते हैं हर एक साल में। कुछ रावे चल रहे होते हैं, कोई फील्ड वर्क चल रहा होता है, कईयों का एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम चल रहा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज मैं आपकी सबसे बड़ी क्वेरी का आंसर देने वाली हूँ। कई बार आप मुझसे पूछते हैं कि मैम बीएससी के बाद में एकदम से हम कैसे नौकरी कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं, या अगर हमें बीएससी के बाद एकदम से किसी जॉब में लगना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो कि देखो, किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेटली आप किसी ना किसी अच्छी पोजीशन पे ज़रूर पहुंचोगे। लेकिन इस सब के लिए ये जो हम बीएससी जिस टाइम पे कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम एक ऑफिसर बन सकें। ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए एक कंप्लीट गाइडेंस सेशन की तरह काम करेगा। और इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही खास चीज़ है जो मैं आपको बिल्कुल सेशन के एंड में बताऊंगी। तो आप सेशन के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपको इस सेशन में जानने को मिलेगी। जैसा कि आप सब लोग जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, या तो वो बीएससी के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर वो बीएससी के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं। अब क्या होता है, जब भी हम बैचलर्स की डिग्री करते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में जो बैचलर की डिग्री है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर है उस स्ट्रीम में डिग्री नहीं की है, लेकिन फिर भी वो एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज़ को किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कंपनीज हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ही शुरू करनी पड़ेंगी, या कौन कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं। क्या आपको पता है कि जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर करने में ऑलमोस्ट 70% आपकी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी एग्रीकल्चर है या अलाइड आपकी फील्ड्स हैं। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द जॉब्स हैं उनके लिए आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे मास्टर्स है, उसका रिक्वायरमेंट होता है, या कोई आपके साइंटिस्ट लेवल की जॉब है, टीचिंग लेवल की जॉब्स हैं, उनके लिए भी मास्टर्स एंड जो पीएचडी है ये आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन रहता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहता है। लेकिन अगर आपको बीएससी के बाद में जॉब को पाना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर हम एक छोटा सा प्लान लेकर चलें तो देखिए, जब भी आप इस प्लान की बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, आप देखिएगा कि ये बेसिकली एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब आपका ये जो कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल का। लेकिन ये जो साल है ना, ये आप देखोगे कि इस साल में आपके 2 सेमेस्टर पाए जाते हैं हर एक साल में। और अगर आप देखोगे हर एक जो सेमेस्टर है वो 6 महीने का होता है। पूरे के पूरे 4 ईयर के कोर्स में आपके टोटल जो हैं 8 सेमेस्टर होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी 4th ईयर में है वो बोलते हैं मैम हमें 4 साल का पता ही नहीं चला, कब हमारे 3 साढ़े 3 साल निकल गए। अब हम उस पड़ाव पे हैं कि अब हमें सोचना है आगे जाके हम लोग क्या करें। अब जब हम उस पड़ाव पे हैं, जब हमें लग रहा है ये ट्रांजिशन पीरियड है कि अब हमें आगे जाना है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, कैसे आगे पहुंचना है। तो सबसे पहली चीज तो कि ये जो 4 साल हैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक मोस्टली आप देखोगे आपके कोर्सेज होते हैं, एकेडमिक्स का प्रेशर होता है, क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, नोट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारा काम होता है। वैसे ही जब आप 4th ईयर पे आते हो उस टाइम पे भी आपके कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज चल रहे होते हैं, कुछ रावे चल रहे होते हैं, कोई फील्ड वर्क चल रहा होता है, कईयों का एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम चल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके थ्रू आउट इस डिग्री में चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छे पॉजिटिव साइड की बात करें तो इस डिग्री में, इस प्रोग्राम में ये जो 4 साल है आप कुछ इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो जो कि आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें यही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं।
लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, हम सब ने एग्रीकल्चर पढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आपसे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें लगता है कि 4 ऑप्शंस में से जो 2 ऑप्शन है भाई ये तो बिल्कुल सेम है, या हमें लगता है किसी क्वेश्चन में कि चारों के चारों ऑप्शन से ठीक हैं, है ना। तो ये दिक्कत आती है हमें सेलेक्ट करने में कि सही आंसर कौन सा है। रीजन क्या है, क्योंकि इतने टाइम तक जो ये 4 साल है ना, इसमें हम सब ने क्या किया है, इन 4 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है और हमने सिर्फ लिखने वाले आंसर्स किए हैं, जिसमें हमने जो एक आधी चीज पढ़ ली उसी को तोड़ मरोड़ के कहीं से भी कान पकड़ के हम क्या करते हैं, लिख के आ जाते हैं कि बस पास ही तो होना है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो उनकी अप्रोच बहुत अलग होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे होते हैं सीधा सवाल है और उसका सीधा एक ही आंसर है जो आपको चूज करना है। अगर आपने एक आंसर सही सेलेक्ट किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत सेलेक्ट किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे और इवन नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, जिसके कारण जो आपको पॉजिटिव स्कोर भी देखने को मिलता है वो भी आपका कम हो जाता है नेगेटिव मार्किंग के कारण। तो पहला पॉजिटिव साइड क्या है, पहला पॉजिटिव साइड ये है कि हमने जब एग्रीकल्चर किया है हमने सारे मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। उन मेजर सब्जेक्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वेटेज आपको एग्जाम में अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। अब आप बोलोगे मैम पढ़े हैं लेकिन यूटिलाइज कहाँ करें, तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो चाहेंगे कि मैम हमें ना गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। कौन नहीं चाहता, मैक्सिमम बच्चे यही चाहते हैं, एक स्टेबल करियर है, अच्छी जॉब है, अच्छे पर्क्स हैं। और कुछ चाहते हैं कि हमें तो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है। कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आगे हमें मास्टर्स करनी है, टीचिंग करनी है या रिलेटेड फील्ड्स में जाना है, रिसर्च में जाना है। कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें तो अपना बिजनेस करना है और हमें अपना ही सेटअप करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है तो कौन कौन से ऐसी पॉसिबिलिटीज है जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो देखो जैसे कि अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, एक बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है और बहुत हाई कंपटीशन इस एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस एग्जाम के लिए आपको कंसिस्टेंट मेहनत की जरूरत है, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो अच्छा आपके पास चांस है कि आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स की, जैसे नाबार्ड है आपका, आपने सुना होगा, आपने आईबीपीएस के बारे में सुना होगा, आरआरबी के बारे में सुना होगा, जहां पे कुछ एग्जाम ऐसे भी है जिनमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कहीं पे अगर हम सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की बात करें तो जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, तो स्टेट लेवल एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, तो बहुत सारे एग्जाम्स हमारे पास लाइंड अप हैं, जैसे कि एफसीआई है, इफको है, एनएससी है, सीडब्ल्यूसी है, एनएफएल है ना। कोई आपके स्टेट की वैकेंसीज हैं जैसे कि एचईओ की वैकेंसीज है, जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, एचडीओ की वैकेंसीज है। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं या आपके सीनियर जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि जो आपके बैचलर्स वाले हैं उनको भी वहां पे एलिजिबल रखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ना एक आपके पास एक फॉर्मेट बन चुका है कि देखो मुझे क्या बैंकिंग सेक्टर में जाना है, क्या मुझे किसी एक्सटेंशन या फील्ड वाले जॉब में जाना है, या फिर मुझे किसी सेंट्रल लेवल के किसी और टाइप के एग्जाम में जाना है, या मुझे यूपीएससी वगैरह क्रैक करना है। अब इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास में हैं, लेकिन जब भी हम किसी एग्जाम को देते हैं, जैसे मान लो आप कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो या फिर आप रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यही सब्जेक्ट्स जो है ना ये आपको बाकी एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करते हो, बाकी के सारे एग्जाम्स पे ट्राई करते हो। ऐसा ही होता है हर एक एग्जाम में, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम में एग्रीकल्चर आता ही है, उसका प्रोपोर्शन हमेशा वेरी करता है, किसी एग्जाम में किसी का वेटेज ज्यादा है, किसी एग्जाम में किसी और का वेटेज ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज कि आप जब एग्जाम देते हो ना, आप 2 टाइप से एग्जाम देते हो। पहला आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हो और दूसरा आप लोग स्टेट लेवल के एग्जाम्स देते हो। तो पहली चीज तो गांठ बांध दीजिए कि इन एग्जाम में एग्रीकल्चर सब कर लेते हैं, सबको आता है। पहली चीज है कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर बीएससी में ही पकड़ बनानी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश है, जैसे कि आपका अकाउंट्स है, जैसे कि आपका रीजनिंग है। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीलिम्स में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में प्री की तरह ये सब्जेक्ट्स काम करते हैं। आपका जो
अगला फेज है जो एग्रीकल्चर तक पहुंचने के लिए पहले प्री क्रैक करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्री ही क्रैक नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे अटेम्प्ट करोगे, फेज 2 में कैसे पहुंचोगे। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट एग्रीकल्चर पहले नहीं आता, वहां पे पहले आपको प्री देना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले ना इन तीनों की आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे अच्छे एसेज को पढ़ना शुरू कीजिए, और इसके अलावा जो आपको रीडिंग की आदत है वो बनानी पड़ेगी इंग्लिश के लिए। अगली बात करते हैं क्वांट्स रीजनिंग की। डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आप लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हो, बस अब आपको उसको एकेडमिक फॉर्म में पढ़ना है। तो आप क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। जैसे पजल्स वगैरह के क्वेश्चंस है, आपको पता है वो मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए और इसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे आपको जो कंप्यूटर है ये सब्जेक्ट भी पूछा जाता है। तो आपको जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना, इस पे भी बहुत अच्छे से पकड़ बना लेनी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये सब्जेक्ट आता है। अगर आप बात करते हो जैसे एफसीआई की, तो एफसीआई के केस में आपको जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें से ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन जैसे नाबार्ड में अगर आप बात करोगे तो आपको वहां पे जो एएसआई वाला पार्ट है वो भी देखने को मिलता है। आईबीपीएस में बात करोगे तो आपको ये 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ एग्जाम्स में देखोगे कंप्यूटर भी आता है। तो आपको ना पहले तो इन 3-4 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इन पे अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सब लोग अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि स्ट्रीम ही एग्रीकल्चर है। नाउ दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि आप जब सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे रहे हो, आप स्टेट को भी अप्रोच करोगे। तो जो स्टेट लेवल के जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स से आपको स्टेट का जो जीके है, जीएस है, ये वाला पोर्शन अपने स्टेट के बारे में पहले से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब भी स्टेट एग्जाम्स दोगे हमेशा ये वाला पोर्शन आपको, जीके जीएस का पोर्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो पहले से इन चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप लॉन्ग टाइम में देखोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो डेफिनेटली जब आपका वो पीरियड आएगा, जब आपको पेपर देने होंगे, कहीं पे जाना होगा, नौकरी लगना होगा, तो अगर आप लास्ट में आके सोचोगे कि अब तो 4th ईयर कंप्लीट हो गया, अब क्या करूं, तो हो सकता है आपको 1 साल का ब्रेक लेना पड़े और उस साल में आपको तैयारी करनी पड़े। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे सीधा ही डायरेक्ट बीएससी के बाद नौकरी में लग जाना है, ब्रेक नहीं लेना है, तो अभी से इन छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा। और ये चीजें ऐसी हैं, अगर आपने इन पे अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे कि मैम हमारा तो 4 साल का है, हमारे कॉलेज में ये काम होता है, वो काम होता है, बहुत प्रेशर है, बहुत काम करना पड़ता है। तो देखिए, आपको सेमेस्टर ब्रेक भी तो होती है ना। पूरे दिन में, पूरे के पूरे दिन में आप 1-2 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो। और अगर एक बार आपका इंटरेस्ट पढ़ने में लग गया ना, तो आपका जो मन है इतने अच्छे से लगेगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और बार बार प्रैक्टिस करने में आपको मजा आएगा। एक डर होता है, जब तक किस चीज को हम नहीं जानते हैं तब तक हमारे मन में उस चीज को लेकर डर रहता है। एक बार आप पढ़ना शुरू कर दोगे, डेफिनेटली आपका जितना भी डर है ना, इस सारा का सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। अब हमने ये तो बात कर ली कि हमें जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी लेके चलना है। अगली बात है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में आपको रीजनिंग बेस्ड या लॉजिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में आपको इन डेप्थ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसका मतलब है हमें रट्टा नहीं मारना एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर को भी हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। जहां लर्निंग की रिक्वायरमेंट है वहां पे याद करेंगे, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सीखना है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आप एग्रीकल्चर को पढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो कभी भी आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन नहीं होगा, जो कि आपको अक्सर कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो एग्रीकल्चर को भी ना एग्जाम वाइज देखो, प्रायोरिटी देखो कि मैं ये एग्जाम देना चाहता हूँ, इसको क्रैक करना है, कितना डेप्थ में एग्रीकल्चर पढ़ना है। एक बार अगर शुरू से अच्छे से डेप्थ में पढ़ना शुरू कर दोगे, कोई भी एग्जाम आएगा, चाहे वो बहुत डेप्थ लेवल वाला एग्जाम है, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम है, आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। अब आपने हाल फिलहाल में देखा होगा जो ओपीएससी है, AAO है, उसकी जो वैकेंसीज है वो आपकी आई थी। पेपर भी अभी 19 फरवरी को उसका एक महीने के अंदर अंदर हो गया। तो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना जिनमें आपको टाइम नहीं मिलता। आप बोलोगे मैं नोटिफिकेशन का वेट करूंगा फिर मैं पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ एग्जाम्स में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, उसमें सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है कि जो पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करते रहिए। तो वहां पे अगर आपने पहले से पढ़ा है, रिवाइज ही करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़ा है और फिर सोचोगे कि 1 महीने के अंदर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नाउ
अब अगर आपको लगता है कि मैम एग्जाम कभी भी आ जाता है, जैसे कुछ रेगुलर वैकेंसीज हैं जो हर साल आती हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो कभी भी आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि पहले से हम सारे एग्जाम्स की तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि हमें भी पीडब्ल्यू के साथ तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ भी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और आप हमारे जो महापैक है उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो एक ही उसमें पैक में मिल जाते हैं। जिसकी तैयारी करनी है उसकी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैं कह रही थी कि लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई हूं। अगर आपने हमारा कोई भी कोर्स लिया है, अगर आपने पीडब्ल्यू से हमारा कोई भी कोर्स लिया है, तो उसके साथ में हम आपको एक बहुत खास चीज देने वाले हैं और वो है खजाना। अब आप बोलोगे मैम ये खजाना क्या है, हमने बहुत इसके बारे में सुना है। तो खजाना हमारा एक बड़ा अच्छा फीचर है। उसमें क्या है, अगर आपने हमसे कोई कोर्स लिया है तो आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप लेना चाहते हो तो आप खजाना के लिए जा सकते हो मात्र 1499 में। अब इस खजाना में होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो और आप क्या कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, हमारी लाइव क्लासेस लगा रहे हो। अब आपको लग रहा है कि मैम मैं आपकी लाइव क्लासेस तो लगा रहा हूं, आपका ये सब्जेक्ट जो है अभी शुरू हो रहा है और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो मान लीजिए अगले महीने शुरू होगा, लेकिन मुझे जो पेपर है मेरा इस महीने, मान लो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है या इस महीने कोई और पेपर है जिसके लिए मुझे आपका अगला सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। तो क्या होता है, लाइव क्लासेस में तो टाइम टू टाइम ही क्लास चलेगी। तो खजाना में क्या है, आपको जो रिकॉर्डेड फॉर्म है ना बेस्ट लेक्चर्स की, वो पहले ही मिल जाएगी। यानी कि आपको खजाना में जितने भी आपके जो रिकॉर्डेड फॉर्म्स हैं वो पहले ही मिल जाएगी, हर एक की सब्जेक्ट वाइज। तो आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी पढ़ सकते हो। या मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप चाहते हो कि मैम के पढ़ाने से पहले ही मैं अपने कॉन्सेप्ट्स उस टॉपिक के सारे क्लियर कर लूँ, तो अगर आपके पास खजाना है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले से पढ़ के क्लास में आ सकते हो, है ना। या फिर आप उसको पढ़ के जो अपने क्वेश्चन अगर आप खुद से मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उनको भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए आपके कोई फेवरेट टीचर है, उनकी क्या है हमारे पास में कोई सब्जेक्ट है जो आप पढ़ना चाहते हो, तो अपने फेवरेट टीचर के फेवरेट सब्जेक्ट जो हैं वो भी आप पहले क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, जो आपको एग्जाम रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है और उनके सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे पहले अगला सब्जेक्ट पहले ही पढ़ लेना है, इस साल या इस महीने में मुझे कोई एग्जाम देना है, तो आप पहले उसको पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो हमारा खजाना है बेसिकली ये आपको मिलेगा आपके बैच के साथ में। जैसे आपने कोई बैच लिया है, उस बैच के साथ इसको आप परचेज कर सकते हो, विदाउट बैच आप इसको परचेज नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो जब तक आपके उस बैच की वैलिडिटी है, जैसे मान लो उसकी अगस्त तक है तो उसकी वैलिडिटी भी उस बैच के साथ में आपकी अगस्त तक रहेगी। यानी कि जब तक आपकी एक बैच की वैलिडिटी है तब तक आपको खजाना की भी वैलिडिटी देखने को मिलेगी। तो अपनी फेवरेट फैकल्टीज के पूरे लेक्चर्स आप देख सकते हो, सारे पूरे एग्रीकल्चर सिलेबस की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और जितना भी बैकलॉग है उसे क्लियर करने में ये पूरा का पूरा आपका मदद करेगा। बहुत अच्छा हमारा ये बेसिकली पहल है, आप बिल्कुल एक बार इसको खरीद के लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के बारे में पूछना है, कोई भी वैकेंसी के बारे में पूछना है, किसी प्रिपरेशन के बारे में पूछना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ फ्री में नोट्स चाहिए, तो आप मेरे दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मेन चैनल है और ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो बिल्कुल सारी के सारी आप बातें आप मेरे साथ में यहाँ पे कर सकते हो। तो आप बिल्कुल ये जो टेलीग्राम चैनल्स हैं इनको आप स्कैन करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप इस सेशन ने आपको क्लैरिटी दी है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।